जी मुनीब, कल आप नहीं थे क्लास में। नेट का इशू था। नेट का इशू था सर। ओके। हमजा शराज, आप सही बता रहे थे, क्या थी रिवर्सिबिलिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी हो किसी प्रोसेस में? कैसे करेंगे? सर जितना वर्क जो है ना, जो सिस्टम में उसको काम काम में लाए ना वर्क को, वो मतलब सर परफॉर्मेंस दे, जो एनर्जी वर्क करे पॉजिटिव वर्क, सर उसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी जो एनर्जी से हम वर्क हासिल ना कर सकें, जैसे कि सर कार्बन इंजन की अगर 70% परसेंटेज है उसकी हम्म, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो सर जो 30% है ना, तो वो उसकी इरिवर्सिबिलिटी होगी, वर्क इरिवर्सिबिलिटी। नहीं, वो उसको अनअवेलेबल एनर्जी कहेंगे। हाँ जी सर, वो यूज नहीं आई, वो काम में नहीं आई, मतलब लाई गई। तो नहीं, अगर हमने इरिवर्सिबिलिटी निकालनी हो तो वो उसका क्या फार्मूला बनेगा फिर? सर नहीं पढ़ा सर आपके पास स्लाइड होती फिर आप पढ़ स्लाइड, लेते। हाँ स्लाइड ही नहीं थी यार। ओए होए हमजा, ये तो जुल्म है ना। नहीं सर, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज पढ़ लेंगे। जी हमजा, बिल्कुल सही बता रहे हो। कुछ याद है इसका मतलब। कल हमने टॉपिक पढ़ा था रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबिलिटी। उसमें हमने एग्जांपल ली थी। हमारे पास गैस है सिलेंडर, उसके ऊपर एक पिस्टन है जिसका जो गैस का वॉल्यूम V1 है सिस्टम का। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P0 हो रहा है। तो जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है तो वो कहता है कुछ वर्क सराउंडिंग पे परफॉर्म होता है। वो जब पिस्टन को पुश करने के लिए वर्क हुआ है, जो P0 V2 माइनस V1 की सूरत में जो कुछ वर्क है वो सराउंडिंग पे परफॉर्म हुआ, उसको W सराउंडिंग के नाम से उसने कहा है। और जो एक्चुअल वर्क है सिस्टम का वो W है। तो फिर यूजफुल वर्क कितना हुआ? WU इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क माइनस W सराउंडिंग। और इसके अलावा फिर रिवर्सिबल वर्क उसको कहते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क that can be produced as a system undergoes a process between the specified initial and final state. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क आप एक सिस्टम से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्क। WREV, डब्ल्यू रिवर्सिबल। और अगर हमने इरिवर्सिबिलिटी निकालनी हो तो वो जो डिफरेंस होगा रिवर्सिबल वर्क माइनस यूजफुल वर्क, एक्चुअल यूजफुल वर्क। एक्चुअल यूजफुल वर्क कैसे आया हमारे पास? जो वर्क परफॉर्म करता है सिस्टम W माइनस जो सराउंडिंग पे परफॉर्म हुआ। तो इरिवर्सिबिलिटी फिर क्या हुई थी? डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क एंड एक्चुअल यूजफुल वर्क इज कॉल्ड द इरिवर्सिबिलिटी। ये था जब वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, लेकिन अगर वो ऐसे सिस्टम जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वहां पे जो WU होगा वो W के इक्वल होगा। WU विल बी इक्वल टू W। वहां पे सराउंडिंग वर्क परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी से रिलेटेड फिर हमने न्यूमेरिकल किए थे कुछ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ एफिशिएंसी। हमने फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी पढ़ी थी जब हमने चैप्टर 6 में निकाली थी थर्मल एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो हमने जो डिफरेंट डिवाइसेस की निकाली थी, हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर्स की, तो वो बेस करती है किस पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। वो जो परफॉर्मेंस निकाली थी हमने, थर्मल एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो सारी बेस करती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अगर आपने याद हो तो जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं आउटपुट ओवर इनपुट, W ओवर क्यू, तो वो W ओवर क्यू क्या था? वो जो फर्स्ट लॉ के पैरामीटर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेस करते हैं सारा। जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी है, ये फिर जो सेकंड लॉ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं
उसकी बेस पे जो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक्चुअली ऐसा क्यों करना पड़ा कि जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एफिशिएंसी निकालनी थी उसमें कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है। वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उन परफॉर्मेंसेस की, उन एफिशिएंसी की, वो कम है एज कंपेयर टू सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की। In previous lectures, we defined the thermal efficiency and the coefficient of performance for devices as a measure of their performance. They are defined on the basis of first law only, and they are sometimes referred to as the first law efficiencies. The first law efficiency, however, makes no reference to the best possible performance. अब सेकेंड एफिशिएंसी पे जाने से पहले हम एक दो हीट इंजन लेते हैं। हमारे पास एक हीट इंजन ए है और दूसरा हीट इंजन बी है। दोनों हीट इंजन जो उनकी जो थर्मल एफिशिएंसी है, ये हमारे पास जो TH लिखा हुआ है, थर्मल एफिशिएंसी जो है इन दोनों हीट इंजन की, ए और बी की, वो 30% है। कंसीडर टू हीट इंजन बोथ having a thermal efficiency of 30% as shown in figure. One of the engine A, is supplied with heat from a source at 600 Kelvin. जो इंजन है ए है उसको जो हीट आ रही है वहां का जो सोर्स टेम्परेचर है वो 600 केल्विन है, और जो हीट इंजन बी है उसका जो सोर्स टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन है। And the other one, engine B, from a source as at 1000 Kelvin. Both heat engines reject heat to a medium at 300 Kelvin. दोनों जो है वो हीट रिलीज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं सिंक की तरफ, जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। At first glance, both engines seems to convert to work the same fraction of heat that they receive. Thus, they are performing equally well. इनकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 30% है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों हीट इंजन। थर्मल एफिशिएंसी की बेसिस पे तो हमें ऐसा ही लगता है कि दोनों हीट इंजन जो हैं जिनका जो सोर्स टेम्परेचर डिफरेंट है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। थर्मल एफिशिएंसी जो है, जो कि फर्स्ट लॉ पे बेस करती है, उसकी बेस पे जो हमारे पास दो हीट इंजन है, इनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दोनों जो हीट इंजन है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 30% है। When we take a second look at these engines in light of the second law of thermodynamics, however, we see a totally different picture. These engines at best can perform as reversible engines. अगर ये दोनों रिवर्सिबल कंडीशंस पे परफॉर्म करें तो जो फिर सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। इन विच केस देयर एफिशिएंसी वुड बी, अगर हमने रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो हमने फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस जो सोर्स का जो सिंक का टेम्परेचर ओवर सोर्स टेम्परेचर। तो इससे अगर हम जो हमारे पास हीट इंजन ए है उसकी एफिशिएंसी निकाल लें रिवर्सिबल के केस में, वो आती है 50%, और अगर आप हीट इंजन बी की निकालें तो वो आती है 70%, जिसका जो सिंक का टेम्परेचर 300 था और सोर्स का टेम्परेचर 1000 था, हीट इंजन जो बी है उससे जो हमारे पास रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी आई, ये थर्मल एफिशिएंसी ओनली है, ये रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी है। अब सिनेरियो ये कहता है कि जो हीट इंजन पहले हम कह रहे थे दोनों इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है जो हीट इंजन बी है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है रिवर्सिबल कंडीशंस में। नो, इट इज becoming apparent that engine B has a greater work potential available to it 70%, जो कि है
of the heat supplied as compared to 50% of engine A, and thus should do a lot better than engine A. Therefore, we can say that the engine B is performing poorly relative to engine A, even though both have the same thermal efficiency. It is obvious from the example that the first law efficiency alone is not a realistic measure of performance of engineering devices. तो इससे हमें ये पता चलता है, जो फिर हम पहले जो हमने थर्मल एफिशिएंसी निकालते थे चैप्टर 6 में निकालनी थी, जो कि फर्स्ट लॉ पे बेस थी, जिसको हम फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी भी क्या कहते हैं, वो रियलिस्टिक मेजर सिर्फ वही नहीं है अगर हमने इंजीनियरिंग डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को निकालना है. To overcome this deficiency, we define a second law efficiency, जिसको न्यू और सेकंड से हम डिनोट करते हैं as the ratio of actual thermal efficiency to the maximum reversible thermal efficiency under the same condition. तो फिर हम ये कहते हैं कि जो हमने पहले थर्मल एफिशिएंसी निकाली थी वो रियलिस्टिक मेजरमेंट नहीं है उसकी परफॉर्मेंस जांचने का. तो उसके लिए फिर हमें सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जो कि बेस करेगी जो थर्मल एफिशिएंसी रेशियो जो है थर्मल एफिशिएंसी का विद किसके साथ, जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में है. थर्मल एफिशिएंसी ओवर थर्मल एफिशिएंसी इन रिवर्सिबल कंडीशन फॉर हीट इंजन केस. तो अब हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी थी 30%. अगर हम हीट इंजन ए की बात करें उसमें जो थर्मल एफिशिएंसी 30% है, और जो रिवर्सिबल केस में हमारे पास 50% आई. अब 0.03 ओवर 0.05, तो हमारे पास जो फिर सेकंड लॉ एफिशिएंसी आई हीट इंजन ए की वो आई 60%. इसी तरह अगर हम हीट इंजन बी की बात करें जिसकी थर्मल एफिशिएंसी 30% थी और रिवर्सिबल एफिशिएंसी 70% थी, 0.3 ओवर 0.7, तो हमारे पास जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी आई हीट इंजन बी की वो आई 0.43. अब पिक्चर बिल्कुल टोटली चेंज हो गई. अब हम कह रहे हैं जो हीट इंजन ए है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है हीट इंजन बी से, क्योंकि इसकी जो सेकंड एफिशिएंसी है वो 60% है एज कंपेयर टू हीट इंजन बी जिसकी 0.43 है. बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेकंड एफिशिएंसी ऑफ द टू हीट इंजन्स अबव, तो हमारे पास जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी आई वो किसके बराबर है, थर्मल एफिशिएंसी ओवर रिवर्सिबल एफिशिएंसी 30 ओवर 50, जो कि 60% आ गई. सेकंड लॉ एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवाइस रिलेटिव टू इट्स परफॉर्मेंस अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस. अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस हो सकते हैं. कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो वर्क परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो जिन पे वर्क परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर हैं उन पे वर्क परफॉर्म होता है. तो जो ऐसे डिवाइस जो वर्क प्रोड्यूस करें उनके लिए अगर हमने सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे जो एक्चुअल यूज फुल वर्क ओवर रिवर्सिबल वर्क उस डिवाइस का. अगर हमने उन डिवाइसेस के लिए जो डिवाइसेस वर्क प्रोड्यूस करती हैं उनका निकालना हो, जैसे हीट इंजन है, तो उस केस में फिर हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे. और अगर हमने जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं उन केस में फिर उल्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल वर्क ऊपर आ जाएगा ओवर एक्चुअल यूजफुल वर्क. इसी तरह अगर हम जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रेशो लें रिवर्सिबल के केस में या जो रिवर्सिबल के केस में, तो उनका जो रेशियो आएगा उससे भी हम सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. The definitions above for the second law efficiency do not apply to devices that are not intended to produce or consume work. Therefore, we need a more general definition. अब ये जो डेफिनेशन हमने ये वाली लगाई हैं, ये वो डिवाइसेस हैं या जो कि या तो वर्क प्रोड्यूस करती हैं या फिर वर्क कंज्यूम करती हैं. लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो वर्क प्रोड्यूस ना करें और कंज्यूम भी ना करें, तो उनके लिए फिर एक हमें जर्नल डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा.
However, there is some disagreement on a general definition of the second law efficiency, and thus a person may encounter different definition for the same device. The second law efficiency is intended to serve as a measure of approximation to reversible operation, and thus its value should range from 0 in the worst case complete destruction of exergy to 1 in the best case. अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सर्जी क्या होगा जब आप जो आपने यूजफुल वर्क परफॉर्म करना था लेकिन आप वो डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई भी यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, तो उस केस में फिर जो सेकेंड एफिशिएंसी है वो 0 होगी। जहां पे नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सर्जी होगा वहां पे जो सेकेंड एफिशिएंसी है वो 100% होगी, 1 होगी, जो कि रिवर्सिबल केसेस में होता है। With this in mind, we define the second law efficiency of a system during a process. जो सेकेंड एफिशिएंसी होगी वो फिर एक्सर्जी रिकवर्ड ओवर एक्सर्जी सप्लाइड, जिसको रीराइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड ओवर एक्सर्जी सप्लाइड। Therefore, when determining the second law efficiency, the first thing we need to do is determine how much exergy or work potential is expended or consumed during a process. In a reversible operation, we should be able to recover entirely the exergy expended during the process, and the irreversibility in this case should be 0. हमारे पास अगर एक हॉट वाटर है, पानी में कप में पड़ा हुआ है, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, जो एनवायरनमेंट है वहाँ उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट आ रही है कब से? एटमॉस्फेयर की तरफ। अब इसमें कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर जो सेकेंड एफिशिएंसी ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस इज 0 इफ नन ऑफ द वर्क पोटेंशियल इज रिकवर्ड। The second law efficiency is 0 when we recover none of the exergy expended by the system. Note that the exergy can be supplied or recovered at various amounts in various forms, such as heat, work, kinetic energy, potential energy, internal energy, and enthalpy. At all times, however, the exergy recovered and the exergy destroyed. एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उस केस में जो सेकेंड एफिशिएंसी है वो प्योर 100% होगी। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? कुछ क्या पढ़ा है? यस सर। क्या पढ़ा है हमने? सर हमने एफिशिएंसी पढ़ी है कि सेकंड लॉ से एफिशिएंसी जो हम फाइंड करते हैं ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी होती है, लेकिन जब जो हम फर्स्ट लॉ के लिए करते हैं तो वो सिर्फ सिंगल साइड के लिए होती है और दोनों में डिफरेंस आता है। तो बेहतर कौन सा फिर, जो रियलिस्टिक हमने अगर परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी हो मुख्तलिफ डिवाइसेस की, तो सर सेकंड तो लॉ रियलिस्टिक सर सेकंड लॉ इसलिए क्योंकि सेकंड लॉ से हम इसलिए कंपैरिजन करते हैं क्योंकि वो कोई भी जब तक वर्क यूजफुल परफॉर्म नहीं होता तो वो उसकी कैलकुलेट नहीं करता, मतलब एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करेगा अगर कोई भी काइनेटिक एनर्जी या कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा उससे। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, अगर हम उस पे से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सिंपल उसकी एफिशिएंसी दे देगा। अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ डील करने की तरफ आए तो सेकंड लॉ से हमें कंपैरिजन करके तो फिर जो है वो सिस्टम हमारा चलेगा। जी, नुमान की पार्टिसिपेशन होगी अभी। क्लास पार्टिसिपेशन किया करें आप लोग, सेशनल भी आपके लगने हैं। सर तो हम ये भी तो सिंपल कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो मतलब सिंपल एफिशिएंसी हम उससे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसकी हम सिंपल एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है, जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बेस करती है फर्स्ट लॉ पे। अगर उसकी जो हमने आउटपुट और इनपुट जो रेशियो ली थी एफिशिएंसी की, तो उसमें अगर आप देखें जो वर्क परफॉर्म होता है और जो उसको हीट सप्लाई होती है उस सिस्टम को या हीट इंजन को,
तो उस रेशो पे के बेस पे हम निकालते हैं। रिवर्सिबल जो है उसमें फिर हम उनके टेम्परेचर लेते हैं, हीट के जो हीट का सोर्स है किस टेम्परेचर पे आ रही है और किस या सिंक का जो टेम्परेचर है या फिर जो हीट की वैल्यू है उस बेस पे भी वो रेशो लेते हैं। हाँ जी, चले फिर एक न्यूमेरिकल करें अगर बाकी लोग को क्लियर है तो। अच्छा, अगर हमने एक और चीज इसमें आपको याद रखनी चाहिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है रेफ्रिजरेटर का तो फिर जो हमने सेकंड एफिशिएंसी निकालनी है तो हम यूज करेंगे वर्क रिवर्सिबल ओवर वर्क यूजफुल। अगर हमने हीट इंजन का आता है तो उसमें फिर एक्चुअल यूजफुल वर्क ओवर रिवर्सिबल वर्क, या फिर ये वाला फार्मूला भी यूज हो सकता है, सेकंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी ओवर रिवर्सिबल एफिशिएंसी। तो डिपेंडिंग ऑन के जो आपके पास सिनेरियो है क्या, और अगर हमने इलेक्ट्रिकल हीटर्स के उनकी जो थर्मल सेकंड एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो फिर हम कैसे निकालेंगे? जो in the case of electric resistance heating, the exergy expended is the electrical energy to the resistance heater consumes from the source of electric grid. The exergy recovered is the energy content of the heat supplied to the room, which is the work that can be produced by a Carnot engine receiving this heat. If the heater maintains the heated space at a constant temperature of TH in an environment at T naught, the second law efficiency for electric heater becomes उसको सिंप्लीफाई किया है। हमने अगर निकालनी हो इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी तो उसमें आपको जो सोर्स का टेम्परेचर चाहिए और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है टी नॉट वो चाहिए। इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सर जी जी सर फर्स्ट ला जो एफिशिएंसी का वो थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। फर्स्ट ला एफिशिएंसी, वो जो हमने थर्मल एफिशिएंसी निकालनी थी चैप्टर 6 में, जी सर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। यस सर। तो वही हमारे पास वो बेस करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फर्स्ट ला एफिशिएंसी। ओके। जो हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाले थे चैप्टर 6 में और थर्मल एफिशिएंसी निकाली थी, उनको हमने नाम दिया है फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी का, क्योंकि वो बेस करती थी हीट पे और वर्क पे। ओके सर, थैंक यू। तो अभी जो हम निकाल रहे हैं वो सेकंड लॉ एफिशिएंसी है और ये मोर रियलिस्टिक परफॉर्मेंस को एक पिक्चर देती है डिवाइसेस की एज कंपेयर टू फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी। तो अभी हम सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर्स की। जो प्रॉब्लम है, अ डीलर एडवर्टाइजेस दैट he has just received a shipment of electric resistance heaters for residential buildings that have an efficiency of 100%. Assuming an indoor temperature of 21 degrees Celsius and outdoor temperature of 10 degrees Celsius, determine the second law efficiency of these heaters. तो बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। हमने फार्मूला पढ़ा है थर्मल अगर हमने निकालनी हो सेकंड एफिशिएंसी हीटर्स की तो जो फार्मूला बनेगा 1 माइनस टी नॉट जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है ओवर टी एच जो कि जो सोर्स का टेम्परेचर है। अब रूम के अंदर जो हीटर लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो रूम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस पे है, जो बाहर है ठंड है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ से आप सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालनी हो तो सिंपल आप ये फार्मूला यूज करेंगे। बुक में दोनों तरीकों से किया गया है। बुक में
इसके अंदर? एक मिनट, मुझे लाइट चली गई है, जस्ट 1 मिनट। सर बस फिर इतने काफी है। अच्छा, बुक में दोनों तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। उसने जो सेकंड एफिशिएंसी निकाली है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाले फार्मूले से भी निकाली है। लेकिन आप सिंपली अगर ये वाला फार्मूला भी यूज करें तो दो बस आंसर सेम ही आएगा। हमारे पास जो टी नॉट था वो जो बाहर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 10 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में कन्वर्ट किया। जो रूम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आई इलेक्ट्रिक हीटर की वो 3.7% आई। बहुत इजी था। ये वाला आप खुद करेंगे अभी। एक हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम अ सोर्स at 1100 Kelvin at a rate of 400 kilojoule per second, or heat and it rejects the waste heat to a medium at 320 Kelvin. The measured power output of the heat engine is 120 kilowatt and the environment temperature is 25 degrees Celsius. Determine reversible power, second rate of irreversibility, and last is second law efficiency of this heat engine. हाँ जी, करें आप लोग ये वाला। सर फार्मूला एक दफा ये पीछे स्लाइड कर दें। पिछली स्लाइड का ये वाला फार्मूला था जो इलेक्ट्रिक हीटर के केस में। नहीं सर, ये मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, ये इससे पहले वाली स्लाइड कर देते। जी सर, ये स्लाइड एक्चुअली आज कर देनी चाहिए थी बस। जी असीफ, कितना है आंसर? ठीक है, ऑलमोस्ट। सेकंड पार्ट, रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। हाँ जी, बाकी लोगों को समझ आया? सर मेरा आंसर सर लग रहा है 141 आ रहा है। 140? तो यार शोएब अपना माइक बंद कर, शोर आ रहा है। नहीं, बात समझ नहीं आ रही है, आपके माइक में प्रॉब्लम है। उमर, तुम्हारी आवाज सुनने में बड़ा अरसा हो गया यार।
सर अब आवाज सही से आ रही है? हाँ जी, आप ठीक है। सर मेरा 141 आ रहा है सर आंसर। किस पार्ट का? पार्ट ए का? जी सर। नहीं, आपने कैसे निकाला है? सबसे पहले हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम वर्क का। तो वो कैसे आएगा? जो रिवर्सिबल के केस में आएगा हमारे पास, तो उसके लिए फिर हमें रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास सिंक का टेम्परेचर है, सोर्स का भी है, उससे हम रिवर्सिबल करते हैं। तो उस थर्मल रिवर्सिबल एफिशिएंसी को जो हीट मिल रही है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिवर्सिबल वर्क आ जाएगा जो कि मैक्सिमम वर्क है। लेकिन अब ये मैक्सिमम वर्क है जो हो सकता था, लेकिन एक्चुअली हीट इंजन परफॉर्म कितना कर रहा है? वो कर रहा है 120 किलोवाट। तो उसको परफॉर्म करना था 283.6, लेकिन हीट इंजन परफॉर्म कर रहा है 120। तो इरिवर्सिबिलिटी फिर आ जाएगी डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क। डब्ल्यू यूजफुल वर्क हमें वो गिवन है 120 किलोवाट का। ये कुछ समझ आई इसकी? जी हमजा शराज। जी सर, समझ लग गई है। क्या लगी समझ, बताओ। ये बस इरिवर्सिबिलिटी कैसे निकाली इसने? सर, रिवर्सिबिलिटी जो हमने यूजफुल वर्क आया माइनस जो सर वो कर रहा है, जो हमारे पास रिवर्सिबल वर्क आया उससे सर माइनस करेंगे तो रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। सर डिफरेंस लेंगे ना रिवर्सिबल का और यूजफुल सर वर्क का। यूजफुल वर्क कहाँ से आया? सर वो उन्होंने दिया हुआ है, गिवन है उसमें। वेरी वेरी गुड, वो गिवन है, वेरी गुड। वो गिवन है, रिवर्सिबल हमने फाइंड आउट कर लिया, जो उन दोनों का डिफरेंस लिया वो हमारे पास रिवर्सिबिलिटी। जी उमर, आप बताएंगे सेकंड एफिशिएंसी कैसे निकाली इसने? ओके, जो सेकंड एफिशिएंसी है वो हमने पढ़ा था हीट इंजन के केस में, यूजफुल वर्क ओवर रिवर्सिबल जो वर्क है, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास सेकंड एफिशिएंसी आ जाएगी, जो इस केस में आई है 42.3%। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? जी सर क्लियर है। यस सर। क्यों शोएब, अब्दुल्ला रफीक, समझ आई है? जी सर मुझे क्लियर है। मुनीबर रहमान, यस सर। समझ आई है? तकरीबन आ गई है सर जी। तकरीबन। यस सर, वो कल वाला लेक्चर नहीं लिए इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। ओए होए होए, एक तो ये जो सर जी वैसे मैंने चलिए फिर हाजिरी आज लगा का दी थी, वो लास्ट। अटेंडेंस लग जाएगी? हाजिरी कब? सर कल की। कल की? जी सर, वो गूगल क्लासरूम में। कौन है? मुनीर आपकी?
जी सर। देखते हैं क्या सूरत हाल है, अगर सर जी लगी तो लगा दें वो, रब क्योंकि वैसे नेट का इशू था। चलिए ना, हो जाएगी, नो इशू। ओके सर, चलिए, सर ये आज का जो दिक्कत है, लास्ट तो मेरे 2 कल दिन है, से लाइट नहीं थी मेरे सर, यहाँ बिनियापुर में सर 2 दिन से लाइट नहीं थी सर। बारिश इतनी शदीद हुई थी कि ना सर ट्रांसफार्मर थे ना सर, बंद हो गए थे। तो आज अब आई है सर लाइट ना। शेब आप तो कल थे नहीं। जी सर, वो मैं था सही, पर पूरी रात सर लाइट नहीं, मोबाइल शट ऑफ हो गया सर। अब मैं सर ये चार्जिंग करवाई थी कजन के घर से आके ना सर, उधर यूपीएस से। सर आपको कह रहा कि 2 दिन से सर मुसलसल लाइट नहीं थी, जिंदगी यूं लग रहा था खत्म हो गई है कि लाइट के बगैर जिंदगी नहीं है। नहीं, लाइट का इशू तो था वैसे, इधर भी काफी जा रही है। वो तो आपकी बात ठीक है अजीब, कुछ चीज बनाने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए होती है ना। चले फिर आज का जो लास्ट मेरे कल है वो सॉल्व करें। तो बस हमारी भी लाइट ऑफ होने वाली है फैसलाबाद में भी, जल्दी जल्दी पढ़ा लें, 5 मिनट है। सर जी हमारी हो गई है। अच्छा, आपकी होगी, फिर आप जाएं। चले, आज का जो लास्ट मेरे कल है वो देख लें। एक हीट इंजन है जो हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक को, जिसका टेम्परेचर 530 रैंकाइन है, has a thermal efficiency of 36% and a second life efficiency of 60%. Determine the temperature of the source that supplies heat to this engine. हमारे पास हीट इंजन है जिसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है 36% है, सेकेंड लाइफ एफिशिएंसी 60% है। जो हीट वो रिलीज करता है सिंक को, उसका टेम्परेचर 530 रैंकाइन है। तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, कैसे करेंगे सॉल्व? जी हसीब जी, सर रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स कैसे, क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? सर सोर्स की हीट फाइंड करनी है ना, तो पहले थर्मल एफिशिएंसी को जो है वो कन्वर्ट करेंगे इसकी सोर्स में। हम्म, नहीं, आपने वो जो फार्मूला भी पढ़ा था, सेकेंड ला एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी ओवर थर्मल रिवर्सिबल एफिशिएंसी। तो उस न्यूमेरिकल में ये दोनों चीजें दी गई हैं, सेकेंड ला एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी। तो उससे आप जो ये वाली निकाल सकते हैं। जी सर, सिंपल ही है सर, हो जाएगा। तो रिवर्सिबल कितनी आई है आपके पास पे? 0.6। तो रिवर्सिबल का एक और फार्मूला भी था रिवर्सिबल एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का, जो टेम्परेचर रेशियो के साथ दिखा। तो वो लगाएं, वहां से हमारे पास आप जो सोर्स का टेम्परेचर है वो निकाल सकते हैं। जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल ओवर टी एच। तो टी एल हमें गिवन है 530 रैंकाइन, वहां से टी एच हम निकाल सकते हैं। थर्मल रिवर्सिबल के केस में थर्मल एफिशिएंसी गिवन है, वो हमने फाइंड आउट कर ली है 60%। यस, वो आएगा 530 ओवर 1 माइनस 0.6। तो वो आंसर आ जाएगा 1325 रैंकाइन। तो आज ये एक ही टॉपिक था, सिंपल सा, इजी था, टफ नहीं था। ऐसे
यस 1325 रैंकाइन आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का। बाकी लोगों को समझ आई जी? रैंकाइन जैसे आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, तो ऐसे अगर आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे हम रैंकाइन में, टेम्परेचर का यूनिट है। सर जी इसकी स्लाइड चेंज करना। जी रैंकाइन वाला कल भी किया था। जी जी आज शाम तक इंशाल्लाह ना, ये एक ही लेक्चर बनेगा, ठीक है? क्योंकि अभी एक एक टॉपिक कर रहे हैं, तो लेक्चर 22 ही है ना, इसी में। ओके सर, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक। कोई क्वेश्चन नहीं है?